हेलो फ्रेंड्स, सरकारी करियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए एमबीबीएस डॉक्टर। कैसे आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, आपको कौन से एंट्रेंस टेस्ट देने होते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आप एमबीबीएस डिग्री ले सकते हैं। यह सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको करियर गाइडेंस से जुड़ी सभी जानकारियाँ मिल सकें। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर एक बहुत ही कॉमन ब्रॉड टर्म है। जिन्होंने एमबीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी या बीएएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या फिर बीएचएमएस यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी किया है, उन सभी को डॉक्टर कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम एमबीबीएस डॉक्टर के बारे में बात करेंगे। एमबीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, यह एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इस कोर्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। यह कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल आपका एकेडमिक एजुकेशन होता है और 1 साल का मैंडेटरी इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 12वीं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स कंपलसरी होने चाहिए। और यहाँ पर आपका पासिंग मार्क जनरल कैटेगरी के लिए 50%, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 40% और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम साल में एक बार फरवरी महीने में कंडक्ट किया जाता है और यह एग्ज़ाम के 2 महीने के बाद आपको एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसका नाम है NEET यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यह एक डिफिकल्ट एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें इंडिया के ही नहीं बल्कि फॉरेन स्टूडेंट्स भी अपीयर करते हैं। इस टेस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 17 साल है और इसी साल से मैक्सिमम एज लिमिट क्राइटेरिया 25 साल का ख़त्म कर दिया गया है। नीट एग्ज़ाम 2020 में 25 साल से ज़्यादा उम्र के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जैसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका यहाँ पर एडमिशन मेरिट के आधार पर किया जाता है। यह एग्ज़ाम कम्प्लीटली ऑफलाइन होता है और यह मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर नीट टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो इसमें 3 पेपर्स होते हैं। पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बॉटनी और जियोलॉजी। इन दोनों में 45 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपका टोटल मिलाकर 180 क्वेश्चंस होता है और यह पेपर आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स का होता है। इस तरह आपका टोटल मार्क्स एग्ज़ाम का 720 मार्क्स होता है। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 मार्क कट कर दिया जाता है। यह टेस्ट आप बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी दे सकते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, ओरिया, उर्दू, कन्नड़ जैसी भाषाओं में भी आपको यह एग्ज़ाम सेट मिल जाएगा। यह टेस्ट होने के बाद एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जून में नीट एग्ज़ाम का परसेंटाइल कट ऑफ डिक्लेयर करती है। यह मिनिमम मार्क्स होता है मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए और यह कट ऑफ मार्क्स लाने के बाद ही आप नीट के काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं और यह कट ऑफ कॉलेजेस के नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है उनके अनुसार वेरी करता है। अगर आप पिछले साल 2019 की बात करें तो यह जनरल कैटेगरी के लिए 50th कट ऑफ था, यानी कि अगर आप यह मार्क्स में बात करेंगे तो यह 701 से लेकर 134 मार्क्स था और इस कैटेगरी में 7,04,335 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। इसी तरह अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी के लिए बात करें तो यह 40th कट ऑफ है, यानी कि 133 से लेकर 107 मार्क्स। जनरल फिजिकल हैंडीकैप में यह 133 से लेकर 120 मार्क्स हैं। ओबीसी, एससी, एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 119 से लेकर 107 मार्क्स हैं। 2019 में टोटल 14,10,755 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को अपीयर किए थे, जिसमें से 7,97,042 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाए थे और यह जनरल कट ऑफ 134 मार्क्स था, यानी कि 50th परसेंटाइल। जब आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं तब आपका नीट काउंसलिंग सेशन होता है आपके ऑल इंडिया रैंकिंग के अनुसार
और इसी के बेस पर आपका कॉलेजेस अलॉट होता है। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस 272 हैं, जिसमें 41,388 सीट्स होती हैं और वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में बात करें तो यह 260 कॉलेजेस हैं और जिसमें 35,540 सीट्स हैं, यानी कि टोटल आपका यहाँ पर 532 कॉलेजेस और 76,928 सीट्स ही अवेलेबल होते हैं। तो आप यह समझ सकते हैं कि हर साल लगभग 14 लाख स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं और उसमें से लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, बट सिर्फ 77,000 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिल पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस फील्ड में कितना कंपटीशन है और एक एक सीट के लिए कितनी मारामारी होती है स्टूडेंट्स में। इनके अलावा ऐसे और भी इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, JIP MER, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये सब इंस्टूडेंट्स भी MBBS की डिग्री देते हैं, बट इनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और वह क्लियर करने के बाद ही आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन कॉलेजेस की फ़ीस कितनी होती है। एक एवरेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस की बात करें तो यह 9,000 से लेकर 70,000 रुपये सालाना होती है, यानी कि आप 55,000 से लेकर 4,20,000 में यह MBBS के लिए फ़ीस देते हैं। और यही बात अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की करें तो यह 2 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक जाती है, यानी कि आपको MBBS पूरे कोर्स के लिए तकरीबन 12 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आपको फ़ीस देना पड़ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस में कितना डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत कम ही स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल पाता है। आइए अब कुछ बात करते हैं टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की। तो इसमें नाम आता है आपका, पहला नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली, दूसरा है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस पुणे, तीसरा है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, चौथा है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, पांचवा नाम आता है आपका जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIP MER पुडुचेरी, छठा नाम है फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, सातवां है आपका ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आठवां है सेठ GS मेडिकल कॉलेज, नौवां है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, 10वां है आपका मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। ये सारे कॉलेजेस इंडिया में टॉप लेवल पे आते हैं और इनमें एडमिशन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आप यह कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। MBBS कोर्स करने के बाद आप कुछ साल प्रैक्टिस करते हैं अपने प्रोफेशन की। कुछ लोग हॉस्पिटल्स ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग खुद की क्लिनिक भी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में और भी कई लोग होते हैं जो आगे का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करते हैं, जैसे कि MD MS, जो कि आपको अपने फील्ड में एक स्पेशलिस्ट बना देता है। ऐसे में अगर एक एवरेज डॉक्टर की सैलरी की बात करें तो करियर के शुरुआती दौर में आपको सालाना 6 लाख से लेकर 7 लाख तक की पैकेज आसानी से मिल जाती है और इस प्रोफेशन में कोई भी एक अपर लिमिट नहीं है सैलरी की। सब कुछ आपके स्किल्स और टैलेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपके टैलेंट और स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। MBBS और हायर स्टडीज़ एक रिवार्डिंग करियर ऑप्शन है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अपने फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद आप रिसर्च फील्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल कई तरह की बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में डॉक्टर की डिमांड भी कभी न खत्म होने वाली है और गवर्नमेंट भी इंडिया में हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। तो ऐसे में आगे अगर डॉक्टर की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, हाउ टू बिकम ए MBBS डॉक्टर। आई होप कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको करियर गाइडेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। धन्यवाद।